आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि बाह्य या अनियंत्रण योग्य विपणन वातावरण और उसके घटक। अब जैसे कि हम पहले से ही ये जानते हैं कि दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है व्यष्टि या प्रत्यक्ष कार्यवाही कार्य वातावरण, और दूसरा हम ले सकते हैं समष्टि या अप्रत्यक्ष कार्यवाही साधारण वातावरण। तो व्यष्टि प्रत्यक्ष कार्यवाही या कार्य वातावरण के बारे में हम पहले से ही जानकारी ले चुके हैं, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो माइक्रो लेवल पे एनवायरनमेंट का कैसे स्टडी किया जाना चाहिए उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमने देखा था डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। सेकंड हमारा था सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज जो तीसरा हम इसमें पार्ट लेते हैं वह है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से तात्पर्य उन समस्त एक्सटर्नल पावर से है जो किसी व्यावसायिक संस्था की कार्य प्रणाली और उसकी सक्सेस को इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। और ऐसे वातावरण के कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उसकी स्टडी आज हम करेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लेते हैं देश की आर्थिक प्रणाली, यानी कि कौन सी आर्थिक प्रणाली उस देश में विद्यमान है, जैसे कि पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी या मिक्स्ड इकोनॉमी भी इसमें हो सकती है। सेकंड हम देखते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स। बिजनेस साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल देश में कैसा चल रहा है, उसकी दशा कैसी है। फॉर एग्जांपल मंदी है, तेजी है, समृद्धि है, अवसाद है या वापस से उत्थान की स्थिति है, इसको यहाँ पर देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं इसमें कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कौन से स्टेज पे चल रहा है, अर्थात विकासशील है, अविकसित है या विकसित अर्थव्यवस्था है, उसी पर मार्केटिंग एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। फोर्थ आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य है कि विकास की गति कैसी चल रही है, यह भी देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कृषि है या पूंजीगत माल उद्योग, उपभोक्ता माल उद्योग, आधारभूत संरचना, सेवा क्षेत्र, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, यह भी देखना यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम टैक्स स्ट्रक्चर या कर ढांचा। अब कर ढांचे में हम कई सारी बातों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि उत्पाद कर, आयात कर, आय कर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स आदि की रेट्स यहाँ पर इंक्लूड की जा सकती हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी अर्थात कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल या और भी कोई ऐसे ऊर्जा के उपलब्ध स्रोत जो कि गैर परंपरागत हैं, उनके भंडार, उनको भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य कि शिक्षित और प्रशिक्षित टेक्निकल या मैनेजरियल कैपेसिटी वाले पर्सन्स कितने अवेलेबल हैं, उसको भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। एट्थ पॉइंट इज़ इकोनॉमिक एंड लेबर पॉलिसीज़। आर्थिक एवं श्रम नीतियाँ भी यहाँ पर ज़रूरी है देखना, क्योंकि औद्योगिक संबंधों की स्थिति इन्हीं के द्वारा पता लगाई जा सकती है। इन्फ्लेशन रेट कैसी चल रही है कंट्री में, क्या बहुत हाई है या लो है। और इनकम ऑफ पब्लिक को एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हम इसलिए इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि जनता की आय कितनी है, उस आय पर ही डिपेंड करेगा कि जनता की क्रय शक्ति कितनी है, और साथ ही साथ स्वैच्छिक खर्च हेतु उपलब्ध राशि कितनी अवेलेबल हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे आर्थिक वातावरण और इसके घटक से संबंधित थे। नेक्स्ट जो फोर्थ कंपोनेंट आता है इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, और जो मैक्रो लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि प्राकृतिक वातावरण और उसके घटक कौन से हो सकते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण से अगर हम तात्पर्य लें तो उन प्राकृतिक घटकों एवं शक्तियों से ले सकते हैं जो किसी संस्था के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति को प्रभावित करती है, या उस संस्था के
जो वर्किंग कल्चर है, कार्यकलाप है, उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। प्राकृतिक वातावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट जो घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो 5 तरह से हम लेते हैं। पहला इसमें लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थिति, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर पोजीशन। इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, अन्य वनस्पति, जल का स्तर, खनिज पदार्थ जैसे कि कोयला, लोहा, तांबा, गैस एक्सेट्रा, नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, वन्य जीव आदि की कितनी अवेलेबिलिटी है और उनकी पोजीशन क्या है, उसके बारे में एक मार्केटिंग मैनेजर को स्टडी करनी पड़ती है। सेकंड लेते हैं जलवायु। जलवायु के अंतर्गत जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर्दी, गर्मी, बारिश, स्प्रिंग, पतझड़ आदि की स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी, प्राकृतिक परिस्थितियाँ। प्राकृतिक परिस्थितियों में जैसे कि द पोजीशन ऑफ पोल्यूशन, प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति हो सकती है। वायु, जल, शोरगुल, नदियाँ, समुद्र आदि में प्रदूषण की स्थिति क्या है, इसकी भी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम और भी लें तो लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ तूफ़ान आ रहा है, बाढ़ है, भूकंप है, लावा है, इनकी स्थिति उस पर्टिकुलर एरिया में कैसी है वो प्राकृतिक वातावरण का फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रकृतिवाद यानी एनवायरमेंटलिज्म, उसका डेवलपमेंट कंट्री में कैसा है, प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण के प्रति अवेयरनेस कितनी है, उसकी सिचुएशन कैसी है, वह भी एक तरह से प्रोडक्ट या सर्विसेज को इफ़ेक्ट कर सकता है। और लास्ट में हम इसके लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राज्य की नीतियाँ क्या बनाई गई हैं, कानून क्या है, नियम क्या है। तो आज जैसे हम देखते हैं कि विश्व के अनेक देशों में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो प्राकृतिक साधनों का विनाश भी हो रहा है, रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक साधनों का स्थान ले रहे हैं और उसके बहुत ही दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जल और वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा विकट उसकी समस्या सामने आ गई है। साथ ही साथ रासायनिक पदार्थ के उपयोग से या उनके अप्रत्यक्ष प्रभाव से लोगों के बॉडी पर भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स पड़ने लगे हैं और वो इफ़ेक्ट्स दुष्परिणाम के रूप में सामने आते हैं। इसी तरह से कई तरह की डिजीज़ेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज एक खड़ा हो गया है कि वह अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में लॉन्च करे जिससे कि हर एक तरह के एनवायरनमेंट का पॉजिटिव इफ़ेक्ट उनके प्रोडक्ट पर पड़े। तो ऐसे में किसी भी देश के नियम और नीतियाँ व्यवसाय को ऐसी वस्तुओं के निर्माण की छूट नहीं दे सकते जिसमें संपूर्ण वायुमंडल ही दूषित हो जाए। दूसरी ओर प्रबंधकों का स्वयं का भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने भौगोलिक वातावरण की सुरक्षा करें। इस प्रकार व्यवसाय के भौगोलिक वातावरण घटक प्रत्येक व्यवसाय एवं उनके विपणन कार्यक्रमों को हमेशा इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो मैनेजर हैं उनको प्रत्येक निर्णय में इनको ध्यान में रखना ही पड़ता है। तो ये टॉपिक हमारा रिलेटेड था नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि विपणन वातावरण किस प्रकार से अलग अलग फैक्टर से प्रभावित होता है टेक्नोलॉजिकल का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रभाव देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि विपणन प्रबंध के वातावरण की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वातावरण और विपणन कार्य के बीच में एक विशिष्ट संबंध हो सकता है। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि वातावरण गतिशील होता है, डायनामिक होता है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स पूरे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इसमें आंतरिक और बाह्य वातावरण की स्टडी करते हैं। साथ ही साथ भौगोलिक सीमा जो होती है वो भी प्रबंध के कार्यक्षेत्र के अनुसार एक्सपेंड हो सकती है या संकुचित हो सकती है। साथ ही साथ जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसके घटक गतिशील हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़े हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमने देखे हैं, उसके अलावा सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं।
सांस्कृतिक हो सकते हैं। तो इन सब का भी इफ़ेक्ट मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर फैक्टर्स से रिलेटेड यह भी हो सकती है कि ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होली का टाइम है तो कल्चरल फैक्टर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इम्पॉर्टेंट है, जो कलर्स आ रहे हैं उनकी प्राइस कितनी है, साथ ही साथ पॉलिटिकल और रिलीजियस एनवायरनमेंट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग वातावरण के अनुरूप मार्केटिंग मैनेजर को अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसे संसाधनों का विनिमय भी करना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि 5 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पांचों घटक हैं, इन सभी घटकों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वातावरण से ही प्राप्त करते हैं। और इन संसाधनों का उपयोग करके ही विपणन प्रबंध अपने कार्यों और उद्देश्यों को पूरा करता है। और विपणन प्रबंध या विपणन विभाग केवल संसाधनों की प्राप्ति के लिए ही बाह्य वातावरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने उत्पादों या सेवाओं के विक्रय के लिए भी इसी पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं वो वातावरण के घटक हैं, और आंतरिक व बाह्य वातावरण के घटकों के रूप में हम इनकी स्टडी कर रहे हैं। और इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि परिवर्तन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ जो फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में, और मार्केट के साथ साथ जो एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें हम तो एट प्रेजेंट अगर मोबाइल की कीमत आप देखें तो डे बाय डे इंक्रीजिंग फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगी। या 4 व्हीलर्स का एग्जांपल ले लीजिए, या टेक्नोलॉजिकल आप ले लीजिए कोई भी एग्जांपल। तो कहने का तात्पर्य है कि परिवर्तन का ज्ञान होने के साथ साथ में फ्लक्चुएशंस मार्केट में क्या चल रहे हैं, काफ़ी कुछ वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ही फैक्टर के रूप में काम करते हैं।